दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। अब देखिए, आज के दोनों वीडियोस आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये वीडियो और उसके बाद वाला वीडियो क्वेश्चन आंसर हम करेंगे यहाँ पे, और क्वेश्चन के आंसर के अंदर आपको काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें पता चलेगी जो आपको पता नहीं थी लेकिन आपके काम की है। ठीक है, तो देखते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि डॉटर के फ्यूचर के लिए दो म्यूचुअल फंड बता सकते हो। एक तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप है और एक रिस्की बता दो लॉन्ग टर्म वाला। अब देखिए, मैं आपको म्यूचुअल फंड का सजेशन नहीं दे सकता हूँ, आपको एडवाइस नहीं कर सकता हूँ कि आपको ये खरीदना है। लेकिन अगर बेटी के फ्यूचर के लिए आपको खरीदना है तो आपको देखना पड़ेगा कि ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी दोनों हो, यानी आपको कंसिस्टेंट रिटर्न्स भी बने और आपको ग्रोथ भी अच्छी मिले। तो कंसिस्टेंसी के लिए आपके पास में एक ऑप्शन है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, जो आपने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। ये फंड अच्छा फंड है, इतना मैं कह सकता हूँ, और इसकी डिटेल्स मैं आपको बता सकता हूँ कि क्यों अच्छा है। देखो, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये जो फंड है ना हर फंड को बीट कर देगा। ये फंड स्मॉल कैप फंड्स को हो सकता है बीट ना करे, और एक्सपेक्ट ऐसा ही करना है कि बीट नहीं करेगा। लेकिन इस फंड को खरीदने का जो एक पॉइंट है वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी में ये हर एक फंड को बीट कर चुका है और करने की कैपेसिटी रखता है। अगर आप इस चार्ट के साथ में किसी भी फ्लेक्सी कैप के साथ में कंपेयर करोगे, स्मॉल कैप, मिड कैप, निफ्टी, किसी के भी साथ में कंपेयर करोगे, तो इसका चार्ट आपको ज़्यादा कंसिस्टेंट दिखाई देगा। अब देखिए, कंसिस्टेंसी क्यों चाहिए होती है, और जो स्मॉल कैप कंपनीज होती है उसके फंड क्यों चाहिए होते हैं। ठीक है, लार्ज के फंड्स को मैं मतलब अच्छा नहीं समझता इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि इसमें रिटर्न्स निफ्टी के हिसाब से बनते हैं, फंड मैनेजर को पैसा देना पड़ता है और कुछ खास काम करनी है। फ्लेक्सी कैप होना चाहिए लार्ज कैप की जगह, मिड कैप होना चाहिए मिड कैप की जगह, और स्मॉल कैप होना चाहिए स्मॉल कैप की जगह। स्मॉल कैप के साथ में माइक्रो कैप जो इंडेक्स अपने निफ्टी का वो भी ले सकते हैं। ठीक है, अब जैसे हम देखते हैं यहाँ पे क्यों ये कंपनी यानी पारंपरिक का जो फ्लेक्सी कैप है वो अच्छा परफॉर्म करता है। देखिए, डोमेस्टिक इक्विटी कितनी है, 65, यानी आपका जो भी पैसा है उसका 65% डोमेस्टिक इक्विटीज में जाएगा, यानी इंडियन स्टॉक्स में जाएगा। उसके बाद में आप देखोगे तो 12% ओवरसीज इक्विटी में आपका पैसा जाएगा। अब ये परसेंटेज अच्छा है अगर आप इसमें अच्छा पैसा लगाते हैं तो, क्योंकि ओवरसीज इक्विटी का मतलब यह है कि आपके पास में यूएस स्टॉक्स आएंगे। अगर आपको एआई के अंदर इन्वेस्ट करना है तो साथ साथ आप ये देख सकते हैं कि कंपनी एआई के अंदर इन्वेस्ट करी, इसके पास में माइक्रोसॉफ्ट है, इसके पास में मेटा है, इसके पास में गूगल भी आई थिंक है, अमेजोन भी आई थिंक इसके अंदर है। ठीक है, तो 11% का जो हिस्सा है वो जाता है इसका ओवरसीज एक्विटीज के अंदर, जो कि यूएस एक्विटीज है। ठीक है, साथ में आप देखोगे तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट यानी डेट, कर्जा, यानी हम बोल सकते हैं कि जिस पे हमको ब्याज मिलता है कंटिन्यूसली, हम सरकार को कर्जा दे रहे हैं, ऐसा आप इसमें मान सकते हैं। बॉन्ड्स और डेट फंड्स होते हैं उसके थ्रू ये इन्वेस्ट करता है उसके अंदर। तो ये एक रीजन है कि इसकी वजह से। साथ में आप ये देखोगे ये भी लिक्विड फंड के अंदर ये पैसा डाल रखे हैं। अब ये चाहे तो इसको इक्विटी में डालेंगे, ये जो लास्ट का आपको दिख रहा है ना 9% 10%, ये, या फिर इक्विटी में नहीं डाल के ये कर्जे में डाल देंगे। ठीक है, या रियल एस्टेट की जो रेट होती है वो ले लेंगे। तो ये सब चीजें ये करते हैं। तो इन दोनों की वजह से स्टेबल रिटर्न्स मिलते हैं और यहाँ की वजह से ग्रोथ मिल जाती है। जैसे अगर मैं आपको चार्ट बताऊं, सो आप देख सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। डायरेक्ट फंड की चार्ट 2013 से मिलेगी, क्योंकि 2013 से ही डायरेक्ट फंड आना शुरू हुए थे। और आपको बहुत लॉन्ग टर्म का चार्ट देखना है तो गूगल पे आप फंड का नेम लिखोगे ना, तो उसके आगे जैसे यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है मैंने सब में, तो आपको डायरेक्ट को नहीं लिख के आपको लिखना है रेगुलर ग्रोथ। ये दोनों चीजें आप लिखोगे तो आपको जितना भी दूर का चार्ट होगा, जब से फंड स्टार्ट हुआ है, चाहे वो 2008 हो, 2006 हो, 2002 हो, तब से देखने को मिलेगा। सो दोनों का मतलब ये सभी फंड्स का चार्ट एक समान हम करें तो फिर मैं डायरेक्ट इसको देखूंगा लिख के। तो 2013 से लेकर अभी तक के रिटर्न्स हैं, जिसमें पारंपरिक ने 856% के रिटर्न्स दिए हैं, एचडीएफसी ने 657, जेएम ने 719। देखो, सभी फंड्स अच्छे हैं। ठीक है, और लास्ट में क्वांट ने दिए हैं 856। तो बराबरी किसने की है, क्वांट ने की है। अब क्वांट भी अच्छी कंपनी है फंड के हिसाब से देखें तो यहाँ पे दिक्कत जस्ट ये है, कंसिस्टेंसी में बीट करेगा पारंपरिक हर एक फ्लेक्सी कैप को, हर एक लार्ज कैप को, हर एक स्मॉल कैप को और हर एक मिड कैप को। उसके लिए फंड अच्छा है। अब क्यों हमको कंसिस्टेंसी भी चाहिए ग्रोथ के साथ में, उसको भी आगे चल के हम देखते हैं। बाकी आप देखोगे तो क्वांट ने पैसे बराबर किए हैं बना के, लेकिन जहां पे एक टाइम था 2013 का अक्टूबर, तो जहां पे पारंपरिक 5% ऊपर था, वहां पे ये 22% नीचे था। उसके बाद में आप देखोगे तो यहाँ पे कोविड के अंदर भी ज्यादा गिरा है। तो जब तबाही होगी, गिरावट होगी, तो खराब परफॉर्म करेगा काफी। लेकिन जब मार्केट के अंदर अंधी तेजी होगी
तो ये अच्छा भी परफॉर्म कर सकता है। यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं, तो ऊपर की तरफ आपको देखने को मिलेगा सिंपल सा कि यहाँ पे क्वांट ने एक टाइम पर बीट किया था, लेकिन वापस से वही करेक्शन हो गया। तो रीबैलेंसिंग करने के लिए हमको वॉलेटिलिटी भी चाहिए होती है। जी हाँ दोस्तों, म्यूचुअल फंड के अंदर भी हमको रीबैलेंसिंग करनी होती है अगर आपको रिटर्न्स अच्छे कमाने हैं तो। उसके अंदर क्या होता है, अपना दिमाग भी मार्केट के अंदर लगा रहता है, एक्टिव रहता है, और ऐसा भी नहीं लगता कुछ खरीद के छोड़ दिया, बोरिंग नहीं लगता है अपने को। ठीक है, तो वो क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, वो आगे चल के अपन डिस्कस करते हैं। सो यहाँ पे 2 फंड्स की बात करा है और 2 फंड्स रखने हैं, तो ठीक है, एक पारंपरिक हो गया, एक स्मॉल या मिड कैप हो गया। मेरे हिसाब से 3 होने चाहिए, जिसके अंदर एक लार्ज कैप जिसमें फ्लेक्सी कैप हो सकता है, मिड कैप के अंदर मिड कैप, स्मॉल कैप के अंदर स्मॉल कैप। ईटीएफ अलग होते हैं, ईटीएफ इंडेक्स के होते हैं, उनमें रिटर्न्स कम बनते हैं, वो ट्रेडिंग करने के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन इन्वेस्टिंग करनी है तो इंडेक्स के अलावा जो ये फंड होते हैं जो प्रोफेशनली मैनेज करते हैं फंड मैनेजर, वो ज़्यादा रिटर्न्स देते हैं। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो आपको दे चुका हूँ। सो देखो, ऐसा कुछ होना चाहिए पोर्टफोलियो। मतलब मुझे अगर इन्वेस्ट करना होता अपनी बेटी के लिए 10 साल के लिए या जो भी है फ्यूचर के लिए, तो मैं कुछ इस तरह से इन्वेस्ट करता। कोई कॉल नहीं कि आपको ऐसा करना है। तो 5 साल के रिटर्न्स आप देख सकते हैं। पिछले 5 साल में पराग पारिक ने 200% के दिए हैं, मोतीलाल ने 341 और बंधन ने 318। मतलब एक फ्लैक्सी रख लिया, मिड कैप रख लिया, एक स्मॉल कैप रख लिया। ठीक है, 3 फंड्स हमने रख लिया। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ एलोकेशन कैसे रखते हैं। ये हाई ग्रोथ का एलोकेशन है, बाकी थोड़ा सा लो ग्रोथ चाहिए तो 50% लार्ज कैप, 30% मिड कैप, 20% स्मॉल कैप, या 50% लार्ज कैप, 25 मिड और 25 स्मॉल। ठीक है, ये डिसेंट ग्रोथ के लिए है। अगर हाई ग्रोथ चाहिए तो 33% लार्ज कैप, 33% मिड कैप, 33% स्मॉल कैप। तो ऐसे 99 यानी 100% आपका पैसा लग जाएगा। अब देखिए होता क्या है, आपको हर साल में एक बार रीबैलेंसिंग करनी है। रीबैलेंसिंग का मतलब ये होता है कि आपने ये जो बैलेंस बना रखा है, 1 साल बाद अगर आप अपने पोर्टफोलियो को देखोगे तो ये बैलेंस ऐसा नहीं रहेगा। हो सकता है आपका स्मॉल कैप आगे चल जाए, हो सकता है क्रैश चल रहा मार्केट के अंदर तो लार्ज कैप का एलोकेशन ज्यादा हो जाए, स्मॉल कैप ज्यादा पिटे। तो जिसका भी एलोकेशन कम हो गया उसके अंदर खरीदारी करनी है। मान लो स्मॉल कैप का एलोकेशन कम हो गया, यहां पे एलोकेशन 33 से बढ़ के हो गया 40, यहां पे एलोकेशन 33 से घट के हो गया 25। तो आपको यहां से बेचना है लार्ज कैप को थोड़ा सा, और वो पैसा स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना है और वेटेज बराबर करना है। इससे फायदा क्या होगा कि आपने जो ओवर प्राइस हो गए थे लार्ज कैप, या जो डिफेंसिव होने के बाद में जो टॉप लगा दिया था उन्होंने, वो आपने उसको बेच दिया, और अंडर वैल्यूड यानी नीचे वाले जो स्टॉक्स थे स्मॉल कैप, उसको आपने खरीद लिया। आगे चल के क्या होगा, जब मार्केट में तेजी आएगी तो इसका वेटेज हो जाएगा 45 स्मॉल कैप का, और यहाँ पे रह जाएगा 25। तो आपको वो जो ओवर वैल्यूड है वो बेच के यहाँ पे इन्वेस्ट करना है। ये एक एक साल बाद करना है ताकि टैक्स भी कम लगेगा। और अगर रीबैलेंसिंग करोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर वो स्मॉल कैप और ये जो मिड कैप है ये आगे चल के बहुत ज़्यादा वेटेज होगा इनका 50%, और जब मार्केट गिरेगा तो आपको अपना पोर्टफोलियो देखा नहीं जाएगा, जितने भी गेंस आपके मिले हैं आपको दिख रहे थे वो सारे मिट्टी में मिल जाएंगे। तो रीबैलेंसिंग करना अच्छा होता है ताकि ओवर वैल्यूड स्टॉक्स बिके और अंडर वैल्यूड स्टॉक को लिए जाए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं जो देखा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। डॉटर की फ्यूचर के लिए भी लगाना है तो 1 साल के अंदर आप ट्रैक कर सकते हो, 1 साल के अंदर आपको रीबैलेंसिंग करनी है, कोई बड़ी बात यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, पहले तो यहाँ पे बोला है कि जितना भी इन्होंने सीखा है इस फील्ड के अंदर, इस चैनल की वजह से सीखा है। अच्छा लगता है मुझको ऐसा सुनना जब भी आप इस तरह की बातें करते हैं, क्योंकि मेन काम यही है मेरा, सिखाना आपको, और आप सीखते हो तो अच्छा लगता है। अब देखिए, हाईलाइट करिए फैंग ईटीएफ को लेकर और हैंग सेंग के ईटीएफ को लेकर। देखो, फैंग को लेकर तो मैं कितनी बातें करूं, काफ़ी बातें मैंने कर ली है। 10 स्टॉक है इसके पास में, हाई ग्रोथ कंपनीज है, रीबैलेंसिंग बहुत अच्छी तरह से ये करते हैं। जो भी कंपनी थोड़ा सा भी कम परफॉर्म करती है उसको हटाते हैं सीधा और अच्छी कंपनी को ऐड कर लेते हैं, तो इसके रिटर्न्स बहुत अच्छे बनते हैं। अगर आप इंडेक्स में देखोगे ना, यूएस के इंडेक्स के अंदर नैस्डेक को ले लो, इसको ले लो, S&P 500 को ले लो, डाउ जोन्स को ले लो, सबसे ज़्यादा रिटर्न्स फैंग ने ही दिए हैं, और हो सकता है आगे यही दें। लेकिन इसमें इन्वेस्ट करना इजी नहीं है। अगर आप फंड खरीदने जाओगे तो वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है, क्योंकि मेरे एक ही फंड है, एक ही कंपनी, बस इसको अनफॉर्चुनेटली बस यही दिक्कत है। अगर इसको SBI भी लॉन्च करे, ETF बैंक का, या HDFC, ये सब भी करे ना, तो फिर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे बायर्स। लेकिन अभी सारे बायर्स आके मेरे एसेट फैंग के अंदर ही लटकते हैं, तो फिर उस वजह से वो फंड सर्किट में रहता है और आप पैसे नहीं लगा पाते उसके अंदर। तो फर्स्ट ऑप्शन तो अब बचा नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन देख सकते हैं नैस्डेक 100, जिससे थोड़े से कम रिटर्न्स देगा, लेकिन वो भी
बहुत अच्छे रिटर्न्स आपको देगा अगर आपको टेक कंपनीज में पैसे लगाने हैं तो। ठीक है, तो उसको अपन देखेंगे। हैंग सेंग की भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे फैंग तो छोड़ देते हैं एक बार, नेस्डेक 100 के ETF को देखते हैं क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम्स भी अच्छे आते हैं और आप पैसे लगा सकते हैं और निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसने भी अच्छे परफॉर्म किया है, 5 साल में पैसा 3 गुना कर दिया है। अच्छी गिरावट मिलेगी आपको, मौके मिलेगा, उसके बाद में बढ़िया तेजी मिलेगी। ब्रेकआउट के बाद में अच्छी तेजी भी बनती है, जैसे अभी इसमें यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद में अच्छी तेजी, यहाँ पे एक ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ अच्छा यहाँ पे हो सकता है, तो मोमेंटम वाले ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, अभी आप इसका देखोगे ना लॉन्ग टर्म का चार्ट, तो बहुत ही सुंदर आपको चार्ट देखने को मिलेगा, ये देख सकते हैं। बट सुंदरता के साथ में थोड़ा सा लंबा चार्ट देखें नेस्डेक 100 का। सो ये सब चीज़ें भी आ जाती है उसके अंदर, जब आपको दिक्कतें होगी मार्केट के अंदर तो बड़ी गिरावट भी होती है, वो सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है। सो नेस्डेक 100 अच्छी चॉइस है। और इसके साथ में हम फैंग को कंपेयर करें तो देखो फैंग थोड़ा सा आगे है, बट ठीक है, कोई बात नहीं है, नेस्डेक 100 के अंदर भी अच्छे पैसे बन जाते हैं। हैंग सेंग की बात करते हैं। हैंग सेंग के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, चार्ट आपको दिखेगा कुछ खास नहीं, अभी अच्छी तेजी बनी है तो उसमें काफ़ी सारी थ्योरीज आपके सामने आएगी। काफ़ी बड़े इन्वेस्टर्स विजय केडिया और ये सब बोलते रहेंगे कि यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, इस इंडेक्स में इन्वेस्ट करना है। ठीक है, वो सब अलग बात होती है, उनका वेटेज अलग है, उनकी स्ट्रैटेजी अलग है, आपको अपने हिसाब से देखना है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं है, अगर मुझे दोनों में से किसी को चुनना होगा तो मैं नेस्डेक 100 में पैसे लगा दूंगा, सारे पैसे लगा दूंगा। यहाँ पे कोई भी डाइवर्सिफिकेशन इन दोनों के बीच में तो नहीं करूंगा कम से कम। ठीक है, इसमें आप देखोगे तो हाँ ठीक है, निपॉन के हैंगसेंग ने थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म कर दिया है एक्चुअल हैंगसेंग से। सो ये ETF अभी बहुत अच्छा कर रहा है, ऐसे टेक्निकली जा रहा है तो आपको अच्छा लग रहा होगा, ट्रेडिंग कर सकते हैं। बाकी इन्वेस्टिंग के लिए मेरे हिसाब से तो नेस्डेक 100 ज़्यादा बेटर है इससे। और इसमें लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स हम देखें तो ये भी कुछ ऐसे देखने को मिलते हैं, 2010 से लेकर अभी तक जस्ट 319% के रिटर्न्स है, जहाँ पे नेस्डेक ने पिछले 5 साल में ही अच्छे रिटर्न्स दे दिए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है FCICI पर बने रहना है या फिर कोई दूसरा मेंबर ऐड होगा इसके अंदर, मतलब इस सेक्टर के अंदर। ठीक है, गांव शहर में रिलैक्सो जरूर है पर शेयर सालों से सुस्त है, मैच नहीं हो रहे दोनों, कृपया राय दें। देखिए, मैच कैसे करना है आपको, आपने बोला कि गांव शहर हर घर में रिलैक्सो है। ठीक है, रिलैक्सो है। सो यहाँ पे आप देखोगे ना तो सेल्स में आपको रिलैक्सो देखने को मिलेगा कि 3,000 करोड़ की सेल्स की है रिलैक्सो ने 2024 के मार्च वाले क्वार्टर के अंदर। उसके बाद में अभी आप देखोगे तो अभी की है 2696 करोड़ की सेल्स, यानी 2700 करोड़ की सेल्स हम मान सकते हैं। तो हर घर में है रिलैक्सो, वो आपको यहाँ पे बता रहा है कि 3,000 या 2700 करोड़ की सेल्स करेगा तो ऑब्वियस है हर घर में, यानी मैक्सिमम जगह पे है रिलैक्सो, क्योंकि सेल्स हो रही है तो ऑब्वियस है लोग खरीद रहे तभी सेल्स है। तो हर घर में होने से दोस्तों स्टॉक नहीं चलेगा, यहाँ पे ग्रोथ होने से चलेगा कि हर घर में एक जोड़ी है तो दो होनी चाहिए, या फिर जहां पे नहीं है वहां पे भी होनी चाहिए। अब ग्रोथ कैसे आती है, या तो डिमांड इंडिया के अंदर बढ़ जाए, या फिर कंपनी अपने प्रोडक्ट के मतलब जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो बढ़ा दे, कैटेगरीज बढ़ा दे। सो अभी दोनों ही चीजें पॉसिबल नहीं हो पा रही है। सो आपको नंबर देखना पड़ेगा कि कंपनी ने काम किया है, कंपनी की सेल्स आ रही है, कंपनी ने 2700 करोड़ का माल बेचा है, बहुत बड़ी बात है। बट जब तक ये बढ़ेगा नहीं, जब तक स्टॉक का प्राइस नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो वो अभी बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है। प्रॉफिट को आप देखोगे तो मार्जिन के ऊपर भी कंपनी का कंट्रोल नहीं है, तो कंट्रोल नहीं है तो 200-300 करोड़ का प्रॉफिट अब घट के 175 करोड़ का हो चुका है। पैसा कमा रही है कंपनी, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन कमाने से कुछ नहीं होगा, वो कमाई बढ़ती रहनी चाहिए, वो सस्टेन करना काफी डिफिकल्ट होता है। सो ये GST लगने के बाद में इसका मोमेंटम टूट गया, काफी सारी चीजें इसकी बिगड़ गई। फैक्ट्रीज लगाई इसने लेकिन वो काम नहीं हुआ उसका, तो उस पर डेप्रीशिएशन लगता है, वो अगर कर्जे लेके लगाई होगी तो उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो एक बार मोमेंटम बिगड़ता है तो वो टाइम लगता है आने में, और अभी ऐसा कुछ भी देखने को इसमें नहीं मिल रहा है। तो बेटर ये है कि डेटा के हिसाब से चले और यहाँ पे उम्मीदें नहीं करें। बहुत और कंपनीज हैं उनके ऊपर फोकस करना बेटर होगा, क्योंकि एक्चुअली पैसा वही बनेगा जहाँ पे ग्रोथ आएगी। तो इसी वजह से जैसे अपन म्यूचुअल फंड के अंदर भी रीबैलेंसिंग की बात करें तो यहाँ पे तो डायरेक्ट स्टॉक्स हैं, तो यहाँ पे तो फ्रीक्वेंटली अपने को समझ आ गया मान लो, तो रीबैलेंसिंग करनी पड़ती है। जैसे मेरे को भी समझ में आ गया था, तो मैंने भी जो भी प्रॉफिट अगर मुझको दिख रहा था वो सब साफ हुआ, स्टिल मैंने उसको बेच के किसी और कंपनी में इन्वेस्ट किया जो कि पॉलीकैप थी, और वो उसमें मुझको रिटर्न्स बने। तो ये सब चीजें आपको करनी पड़ती है। अब देखिए एक और क्वेश्चन को लेते हैं, इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंगली देखना क्योंकि काफी लोगों को नहीं पता होगा ये, तो एक बार हम इसको चेक करते हैं।
यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहले तो थैंक यू इन्होंने लिखा है सिखाने के लिए। साथ में गोल्ड में थोड़ा थोड़ा बाय कर रही हूँ फॉर 10 से लेकर 15 ईयर्स। तो पहले तो 10-15 ईयर्स की बात है, बहुत लंबी बात है, ठीक है। ये इक्विटी इन्वेस्टमेंट से अलग इन्वेस्टमेंट है। तो सर क्या जियो फाइनेंस के ऐप से गोल्ड लेना बेटर है क्या? देखो, गोल्ड लेना बेटर है, उसको आगे चल के देखते हैं। जियो फाइनेंस ऐप को सिर्फ गोल्ड के लिए यूज करना बेटर होगा या इसके अदर फीचर्स भी बेनिफिशियल है एज कंपेयर टू अदर? देखो, पहली चीज तो जियो फाइनेंस को मैं यूज नहीं करता हूं, तो प्रोडक्ट एनालिसिस तो मैं नहीं कर सकता हूं, यानी एप्लीकेशन कैसी है वो मैं आपको नहीं बता सकता हूं। लेकिन मैं आपको ये जरूर बता सकता हूं कि गोल्ड खरीदने के कई तरीके होते हैं। फिजिकली नहीं खरीदना है गोल्ड, तो फिर उसको नॉन फिजिकली खरीदने के लिए 3 तरीके होते हैं। कौन कौन से हैं? देखो, पहला तो है डिजिटल गोल्ड, जो अभी आप खरीदने की बात करो, जिसमें जियो फाइनेंस आता है, पेटीएम आता है, फोन पे आता है, यहां से भी आप गोल्ड ले सकते हैं। इनमें फायदा क्या होता है कि आप 10 रुपए का भी गोल्ड खरीद सकते हैं, वो फ्रिक्शंस में आपको मिल जाएगा। सेकेंड तरीका होता है गोल्ड ईटीएफ। ये अलग होता है, ये स्टॉक मार्केट के थ्रू आप खरीदते हैं। जो भी ईटीएफ का प्राइस होगा वो कम से कम आपको पे करना पड़ेगा, वो 10 रुपए का नहीं होगा, 150 का होगा, तो वो आपको पे करना होगा। एक तरीका ये भी है सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड्स, सोने के बॉन्ड्स खरीदने होते हैं। अब ये काफी कम लोग करते हैं, लेकिन एक्चुअली अगर आपको सोना खरीदना है ना 10-15 साल के लिए, तो इससे अच्छा ऑप्शन और कोई है ही नहीं। डिजिटल गोल्ड खरीद के बेचना है, यानी कुछ साल के लिए खरीदना है, फिर उसको फिजिकल गोल्ड के अंदर कन्वर्ट करना है, उसके लिए अच्छा है। गोल्ड का ईटीएफ इन्वेस्ट करना है, हेजिंग करनी है अपने पोर्टफोलियो को, ट्रेडिंग करना है, उसके लिए अच्छा है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड अगर आपको 10 to 15 ईयर्स के लिए खरीदना है, तो इससे अच्छा और ऑप्शन नहीं है। अब देखो यहाँ पे है क्या इसके अंदर, एक बार हम इसको चेक करते हैं, इसकी बात करते हैं। सबसे बड़ी बात ईटीएफ में, और आपको जो गोल्ड के जो कॉइन आप खरीदते हो जियो फाइनेंस से या पेटीएम से, उस पर कभी भी आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आपको हर साल 2.5% का इंटरेस्ट मिलता है। यानी जो सोना आपने खरीदा ना, वो प्राइस बढ़ेगा तो वो तो ऑब्वियस है, वो आपकी अप्रिसिएशन है, आपको उसका भी फायदा मिलेगा, लेकिन साथ में आपको 2.5% का इंटरेस्ट भी मिलेगा। मैच्योरिटी होती है इसकी 8 साल की। उस पे आप अगर इसको निकालते हैं, रिडीम करते हैं, तो जो भी आपके रिटर्न्स है ना, वो टैक्स फ्री रिटर्न्स मिलते हैं। ये कहीं नहीं होगा। जियो फाइनेंस पे खरीदो उस पर टैक्स लगेगा, फिजिकल खरीद लो उस पर टैक्स लगेगा, और ये जो ईडीएफ आप खरीदोगे उसके ऊपर कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा आपके, ठीक है, यहाँ पे नहीं लगेंगे। गवर्नमेंट बैक्ड है, यानी कोई भी ऐसी बात नहीं है कि सोना प्योर नहीं है या ऐसा है वैसा है, सरकार का सपोर्ट है, तो पैसे डूबने के चांसेस 0 है, ठीक है। हर साल 2.5% इंटरेस्ट मिलता है। इसको देखते हैं, जब भी आप एसजीबी में इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा आरबीआई के पास में जाता है। आपकी गोल्ड के प्राइस के अलावा 2.5% का इंटरेस्ट पर ईयर मिलता है। ये इंटरेस्ट देखिए हाफ ईयरली, हर 6 महीने में आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट होता है। ये सीधा आपके बैंक में आएगा। अगर आपने 1 लाख रुपए के एसजीबी लिए है तो आपको 2,500 रुपए पर ईयर मिलेगा, 1250 6 महीने में आपको बैंक अकाउंट में आएगा। ये गारंटीड है, गोल्ड के प्राइस के ऊपर नीचे होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंटरेस्ट आपको मिलेगा ही, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है। अब पैसा ज़्यादा है तो ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। मैच्योरिटी पे टैक्स फ्री रिटर्न्स मिलते हैं। जब आप 8 साल का मैच्योरिटी टाइम होता है, उस पर आप अपने बॉन्ड को बेचते हैं, तो जितना गोल्ड का दाम बढ़ा वो आपको मिलता है। उस प्रॉफिट पे कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता है, ठीक है। ये एक यूनिक बेनिफिट है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि 8 साल का इसका है तो मेरे को 5 साल में बेचना है। देखो, 5 साल में बेच सकते हैं, उससे पहले बेचोगे तो फिर आपको कुछ हो सकता है टैक्स देना पड़े, वो आपको अब थोड़ा सा डिटेल में अपनी स्टडी करनी है। मैं आपको दोस्तों बता चुका हूँ कि इसमें ये बेटर एक ऑप्शन होता है। साथ में आरबीआई इशू करता है 100% गारंटी के साथ में होता है, कोई सेफ्टी के कंसर्न नहीं होते हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि कैसे ले सकते हैं। देखो, इसमें स्टोरेज की टेंशन नहीं है, कोई चोरी का खतरा नहीं है, कंपनी पे ट्रस्ट नहीं है, ऐसा भी कुछ नहीं है, ठीक है। आप बैंक से ले सकते हैं। सबसे अच्छा ऑप्शन होता है बैंक, जो भी आपका बैंक है, एसबीआई है, एचडीएफसी, वहां से आप खरीद सकते हैं, ठीक है। सिंपल सा फंडा है। अपनी डीमेट अकाउंट से भी आप खरीद सकते हैं, उस पर लेकिन आपको टैक्स देना पड़ेगा अगर आप बेचते हैं, कैपिटल गेन टैक्स। तो बेटर ये है बैंक से खरीदे या पोस्ट ऑफिस से खरीदे। तो ये 2 ऑप्शंस होते हैं इसको खरीदने के लिए। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और अगली वीडियो पे आते हैं। बाकी इस पिछली वीडियो को आप देख लेना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।